Hello friends, welcome to the current affair videos from Topper's Note. Today, that is 24th of May 2022, we will be covering the following articles. The first article is poor recovery and increasing delay in IBC resolution process. IBC की रेजोल्यूशन प्रोसेस में डिले क्यों हो रहा है, रिकवरी कितना पुअर है और पहले के जो मैकेनिज़्म था उनसे भी या उनके बराबर जो रिकवरी हो रहा है उसका प्रॉब्लम. सेकेंड इज़ इंडिया नीड्स टू कीप एन आई ऑन इट्स माइपिया प्रेवलेंस. साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में माइपिया की प्रेवलेंस बढ़ा हुआ है. उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कब तक आ सकता है, कब कितनी पॉपुलेशन हमारी माइपिक हो सकती है बाय 2050 और इसके रिगार्डिंग इश्यूज़. थर्ड इज़ द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स. किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चिप्स है वो उनका यूज़ बढ़ा है, वो किस तरह से डिफरेंस है प्रेजेंट चिप से और इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है. फोर्थ है द बैटरी लाइक डिवाइस दैट कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड. किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जा सकता है, पूरे सिस्टम कैसे डेवलप किया जा रहा है, डिवाइसेस डेवलप किए जा रहे हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, उसके बारे में. फिफ्थ इज़ राम मोहन रॉय की उनकी लेगेसी, उनकी लाइफ के बारे में और क्यों आज भी रेलेवेंट है उसके बारे में. सिक्स्थ इज़ रीजन्स बिहाइंड करंट फूड इन्फ्लेशन. क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आज का जो करंट फूड इन्फ्लेशन का सिचुएशन है वो बना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, पुअर रिकवरी एंड इंक्रीजिंग डिले इन द IBC रेजोल्यूशन प्रोसेस. क्वार्टर 4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, उसके अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि जो लिक्विडेशन वैल्यू थी किसी एक कंपनी की, उसकी लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम वैल्यू रियलाइज़ की गई IBC प्रोसेस के थ्रू, जो कि बहुत ही बड़ा हेयर कट था उसकी रियलाइज्ड वैल्यू के बीच में. सो अभी IBC रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या है, जब भी कोई बिज़नेस सिक हो जाता है, ख़राब हो जाता है या प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है तो वो डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर देता है, जो उसकी डेट या लोन पेमेंट होती है उसके ऊपर. क्रेडिटर्स ट्राई करते हैं उस अमाउंट को रिकवर करने की वेरियस मीन्स के ज़रिए. काफ़ी है, कोई डेट रेजोल्यूशन में जाता है ट्राइब्यूनल्स में, कोई IBC के थ्रू, कोई सरफेसी एक्ट और बाकी मीडियम्स के थ्रू, लोक अदालत वगैरह. जो रिकवरी प्रोसेस है बेसिकली वो दो काउंट्स पे होती है. वन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट रिकवर कर पाए, जो डिफ़ॉल्टर है उससे ज़्यादा पैसा वापस ले पाए, और दूसरा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि जो अमाउंट वापस आए उसको री इशू कर सके फ्रेश क्रेडिट की तरह. क्योंकि जो भी अमाउंट एक बार डिफ़ॉल्ट करता है तो वो अटक जाती है अमाउंट, उस अटकी हुई अमाउंट को बैंक अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता और आगे लोन इशू नहीं कर पाता. पुअर रिकवरी ऑफ क्लेम्स, बहुत ज़्यादा डिले होना रिजोल्विंग इन बैड एसेट्स, ये मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पहले के सिस्टम ख़राब हुए थे, जैसे सरफेसी एक्ट, लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स. पहले ये सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले होना, कम अमाउंट रिकवर होना, ये मेजर रीजन्स थे बेसिकली, जिसकी वजह से ये मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए और ये नया कोड लेके आया गया. 2016 के अंदर बेसिकली IBC का कोड लाया गया था ताकि जो बहुत ज़्यादा बैड डेट है, NSA है, वो सारा का सारा रिजोल्व किया जा सके और क्रेडिटर्स फर्दर इशू कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट न्यू लोन्स की फॉर्म में. अब प्रॉब्लम्स क्या है करंट IBC रेजोल्यूशन प्रोसेस में. जो IBC का परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली बेटर है बाकी मैकेनिज़्म के, वो तो श्योर है, लेकिन इसमें भी सिमिलर सिस्टमेटिक इशू है. जो इश्यूज़ पहले की प्रोसेस में थे वो सेम इश्यूज़ इस सिस्टम में भी है. अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो 2600 केसेस थे जो क्लोज़ किए गए दिसंबर 2021 तक, जिनमें से 55% लिक्विडेशन की तरफ चले गए. सिर्फ 16% उनमें से कंप्लीट किए गए विद प्रॉपर रेजोल्यूशन प्लान, जो कि अप्रूव था लेंडर्स के ज़रिए. ओनली 16%, जो कि बेहद कम है. और जो रेजोल्यूशन प्रोसेस थी उसमें डिले भी बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा डिले. ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 700 डेज़ लिए गए फाइनेंशियल ईयर 2022 में किसी भी प्रोसेस को रिजोल्व करने के लिए. IBC के अंदर जितने भी केसेस हैं उनका एवरेज जो रेजोल्यूशन टाइम था वो 700 डेज़ था, जबकि डेडलाइन की कितनी होती है 330 डेज़ की, जो कि कोड में मेंशन्ड है. यहाँ तक कि जो क्वार्टर 4 की फाइनेंशियल ईयर 22 में अमाउंट रियलाइज़ किया गया रेजोल्यूशन प्रोसेस के बाद वो ज़्यादा कम था लिक्विडेशन वैल्यू के भी.
यानी कि उस अगर एसेट को हम लिक्विडेट कर देते, उससे भी कम रियलाइज़ किया जा रहा है रेजोल्यूशन प्रोसेस के ज़रिए। और इसी की वजह से है जो लेंडर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेयर कट ले रहे हैं उनकी ओरिजिनल अमाउंट में। अब हेयर कट क्या है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब है बैंक ए लैंड मनी टू मे बी बिजनेस हाउ या कोई कंपनी, जिस मान लो बी, जब इसको मैंने 100 करोड़ का लोन दिया तो अब ये डिफ़ॉल्ट कर चुका है। डिफ़ॉल्ट करने के बाद अब मैं रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर इसको लेके जाता हूँ। रेजोल्यूशन के प्रोसेस के बाद भी फॉर एग्जांपल अब रिकवर कितना अमाउंट करूँगा, जो 100 करोड़ का लोन था इसका पूरा बिजनेस को सेल करने के बाद भी हार्डली 10 करोड़, तो 90% का हेयर कट है वहाँ पे। सो बेसिकली हेयर कट क्या है, जो डेट जा चुका है फ्रॉम द शेयर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम, यानी कि जिसे हम रिकवर नहीं कर पाते हैं। 100 आउट ऑफ 500 कंपनीज ने ही प्रॉपर रेजोल्यूशन बेसिकली कंप्लीट किया, लेकिन उनका हेयर कट अबव 90% था, यानी 90% के आसपास के अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाए, और वो भी यही कुछ कंपनीज थी जिनका रेजोल्यूशन कंप्लीट भी हुआ। अब अगर हम चार्ट्स के थ्रू देखें तो इस चार्ट में आपको दिखेगा कि किस तरह से शेयर ऑफ कंपनी जो लिक्विडेट हुए, अप्रूव्ड हुए, सेटल्ड हुए, विड्रॉ किए गए केसेस के रेजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2018 के हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस लिक्विडेशन में एंड हुए, और सबसे ज़्यादा रेंज जो था उनका 15 to 25% था। अप्रूव्ड केसेस का 15 to 25%, और ज़्यादातर केसेस एंड कहाँ होते हैं, लिक्विडेशन के अंदर, और इंक्रीज़ होता गया ओवर टाइम। यहाँ पे 57% या 24, और ये सिर्फ 15%। सो देखा जाए तो 57% के आसपास का रेजोल्यूशन जो था वो लिक्विडेशन की तरफ चला गया, 24% को लैंडर्स अप्रूव्ड रेजोल्यूशन हुआ, और 15% एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिए गए, जो कि सिग्निफिकेंट है। सेकंड, अगर इसमें देखा जाए तो सेकंड चार्ट में शो हो रहा है कि कितना टाइम लग रहा है रेजोल्यूशन प्रोसेस को। इनिशियल फाइनेंशियल ईयर 18 के अंदर लेस देन 300 डेज थे, जो आज फाइनेंशियल ईयर 22 तक इंक्रीज़ होते हुए मोर देन 600 डेज हो गए हैं। सो रेजोल्यूशन प्रोसेस का जो डिलेज था वो पहले के सिस्टम्स की तरह, मैकेनिज़्म की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। थर्ड चार्ट में देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली शो कर रही है कि कितना रियल वैल्यू रियलाइज़ किया गया है आफ्टर रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन, और अगर उसको लिक्विडेट करते उस एसेट को तो कितना वैल्यू रियलाइज़ होता। सो अब तक देखा जाए तो रियलाइज वैल्यू काफ़ी ठीक था इन द इनिशियल टाइमिंग, लेकिन लास्ट में आते आते बाय 2022 जनवरी मार्च के क्वार्टर में अगर देखें तो लिक्विडेशन वैल्यू के भी नीचे चला गया रियलाइज्ड वैल्यू, जो कि बेहद वरिंग है। नेक्स्ट है कि कितना हेयर कट लिया गया या कट हुआ है ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। अब रेजोल्यूशन तो हो रहे हैं, लेकिन अगर इस चार्ट को हम देखें, इनिशियली कुछ अमाउंट तक हम कर पा रहे थे और हेयर कट ज़्यादा नहीं था, लेकिन ओवर टाइम हेयर कट की वैल्यू बढ़ती गई और ये एरिया ब्लैंक है, विच सिंपली शोज़ की जो हेयर कट है वो 95% तक जा रहा है इन केस ऑफ वीडियोकॉन। लैंको थर्मल पावर के अंदर अगर देखा जाए तो 99% लॉस्ट हो गया, सिर्फ 0.04% के आसपास ही या 0.4% ही हम रियलाइज़ कर पाए, जो कि बेहद वरिंग सिचुएशन है। और इश्यूज़ क्या हैं आईबीसी की अगर इस प्रोसेस में देखें तो, एक तो बहुत ज़्यादा डिले है, वो इस वजह से भी है क्योंकि कैपेसिटी जो है ट्राइब्यूनल्स की, आईबीसी की ट्राइब्यूनल्स की, वो बेहद कम है। जो फंक्शनिंग है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग पैंडमिक के दौरान वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, फंक्शनिंग नहीं थी। दूसरा, वन पार्ट जो डिले है फाइलिंग में वो भी है बहुत ज़्यादा है। कुछ केसेस तो 1-1 साल तक पेंडिंग रहते हैं, यानी कि एडमिशन हो जाएगा केस का तभी तो जो टाइमलाइन है वो शुरू होती है, लेकिन टाइमलाइन एडमिशन के बाद शुरू होगी, उससे पहले एडमिशन की एप्लीकेशन में ही कम से कम 1 साल का टाइम लग रहा है। इसमें तो जो एसेट है उसका और डिटेरियोरेशन होगा और उसकी वैल्यू और कम होगी।
सो जो डिले है फाइलिंग में भी एडमिशन की, वो भी लगभग 1 साल तक जा रहा है, यानी कि 360 डेज़ तक वो भी एक्सटेंड हो रहा है। सिमिलरली जो पहले के तरह के इश्यूज़ थे वो इसमें भी आ रहे हैं। बाकी जो अप्रूवल है ट्राइब्यूनल्स के, वो भी काफ़ी डिले में आ रहा है। ज़्यादातर प्रेफरेंस रेजोल्यूशन को देनी चाहिए, ना कि लिक्विडेशन को, लेकिन रिजोल्व ही नहीं हो पा रहे केसेस। अगर हम कहीं भी कि रेजोल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विडेशन तो ओबियसली लास्ट इशू रेजोल्यूशन है ही, लेकिन रिजोल्व ही नहीं हो रहे केस, तो इस वजह से जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है या रियलाइज़ नहीं किया जा रहा है। अगर कोई बिज़नेस वाइबल ही नहीं है तो लिक्विडेशन के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ बिजनेसेस वाइबल हैं उनको लिक्विडेशन में ना ले जाके रेजोल्यूशन में लेके जाना इज़ मोर सेंसिबल, लेकिन किसी भी कोस्ट पे वो हो ही नहीं रहा है, हेयरकट ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ नीड टू कीप एन आई ऑन इट्स मायोपिक प्रेवलेंस। मायोपिया में एक्चुअली हुआ क्या है, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर मायोपिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और इंडिया को भी इसके लिए विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। ये इस न्यूज़ का बैकग्राउंड है। अब मायोपिया होता क्या है? नियर साइटेडनेस, बेसिकली नज़दीक का दिखाई देगा और दूर का ब्लरी दिखाई देगा। ये ज़्यादातर बच्चों को होता है और बच्चों के बाद ही बाद में डेवलप भी होता रहता है, ये नहीं कि एक बार हो जाए तो उसी लेवल पे रुकता है। ये बेसिकली क्यों होता है? जब हमारी जो लाइट रेज़ हैं वो बैंड हो जाए और अच्छे से एक जगह पे, जहाँ पे रेटिना के ऊपर उनको फोकस होना चाहिए, वहाँ पे ना होके उससे पहले ही फोकस हो जाए। अब नंबर्स क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाय 2030 प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि मायोपिया के प्रेवलेंस 3.3 बिलियन पीपल के अंदर होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। 2010 का रिकॉर्ड अगर देखें तो तब 2 बिलियन पीपल ऑलरेडी मायोपिक थे, जो कि 1/4 ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन था। सबसे ज़्यादा जो मायोपिया के केसेस विजिबल आए थे वो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर आए थे, और पिछले कुछ डिकेड्स में वही सबसे ज़्यादा एरिया भी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। इंडिया के अंदर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड अभी तक नहीं है, लेकिन डेवलप हो सकता है, इसलिए हमें अपने स्टूडेंट को या चिल्ड्रन को डेफिनेटली सेव करना चाहिए इससे। रीज़न क्या है? नियर वर्क। ज़्यादातर हम स्क्रीन के पास काम करते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे घर पे हो, सारी चीज़ें उसी तरह से अब डेवलप हो रही है। तो इस वजह से जो स्पेसिफिक रीजन आ रहा है खासकर बच्चों के अंदर, वो उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं खासकर आई बॉल के अंदर, उस वजह से मायोपिया का इशू बढ़ता जा रहा है। और चाहे हम स्कूल में काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो, बुक्स में हो, टेलीविज़न में हो, फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, मेजरली हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई डिवाइस से कर रहे हैं, और वो बहुत नज़दीक है हमारे से। जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए उससे भी काफ़ी बार क्लोज रहता है, जिसकी वजह से मायोपिया का डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। ये अब एपिडेमिक बना है या नहीं है, ये भी एक इशू है, बट अगर देखा जाए तो इसका मेजर जो अफेक्टेड एरिया है वो है साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे नियरली 20% है, बहुत ज़्यादा सीवियर मायोपिया के केसेस हैं। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 2050 तक 50% मायोपिक होगी बिकॉज ऑफ द ट्रेंड विच करंटली फॉलोइंग। इंडिया के अंदर एक सर्वे किया गया था बाय हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसके अंदर 1.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन जो थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स में, उनको चेक किया गया था। उनमें से सिर्फ 5% के आसपास ही मायोपिक थे। तो 50% से हम अभी तो काफ़ी दूर हैं, लेकिन ये ट्रेंड बहुत जल्दी कवरअप हो जाएगा, इसलिए हमें भी इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और हमारी कंट्री में एक स्पेसिफिक रीजन जो बताया जा रहा है कि नहीं है, वो है क्योंकि हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है, अभी भी 60% के आसपास, तो जिसकी वजह से उनके पास डिवाइसेस और बाकी की चीज़ें नहीं हैं, तो वो इससे प्रोटेक्टेड रह रही हैं। इसलिए इसका अर्बनाइजेशन लिंक भी है कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की रूरल एरिया में रह रही है, तो अर्बन सिटी से और जो लाइफस्टाइल है उससे काफ़ी दूर है। अर्बन एरियाज़ के अंदर जो मायोपिया है वो लगभग ट्वाइस है कंपेरेटिव टू रूरल एरिया। इसी के लिए स्टडी किया गया था कि साउथ एशियन जो स्टूडेंट हैं यूनाइटेड किंगडम में, उनके ऊपर, उनको और रूरल इंडिया के स्टूडेंट को, तो जो यूके के अंदर साउथ एशियन मूल के लोग थे उनका मायोपिया काफ़ी ज़्यादा था कंपेरेड टू रूरल एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं।
लेकिन फिर भी अगर हम इन सब फैक्टर्स को भी अकाउंट करके चले तो जो प्रोडिक्शन मॉडल है वो पॉइंट कर रहे हैं कि 50% के आसपास माइपिया इंडिया में भी पहुंच जाएगा बाय 2050, अगर यही ट्रेंड्स जो करंट है वो चलते रहे तो। अब वे फॉरवर्ड क्या है? बेसिकली प्रिवेंशन स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा बेस्ट है इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट, और जो प्रोग्रेशन है वो अगर हम शुरुआत में रोक दें तो इन्हें जो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट उससे बच पाएंगे, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है जो प्रिवेंशन है। करने के लिए क्या किया जा सकता है? आउटडोर स्पेसेस में ज़्यादा रेगुलरली जाए, पार्क्स में बच्चों को घूमना चाहिए। एक एक्सपोजर ज़रूर है सनलाइट के साथ, अगर जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा सनलाइट के साथ उतना माइपिया के केसेस के चांसेस कम होते हैं। मैथडोलॉजीज़ इस तरह की यूज़ करनी चाहिए ताकि वो नियर वर्क को थोड़ा सा अवॉइड करे और एक डिस्टेंस वर्क पे जाए, ताकि जो माइपिया का डेवलपमेंट है उसको होने से ही रोका जा सके। एनुअल स्क्रीनिंग होना चाहिए ताकि चेक किया जा सके कौन कौन कितने इफेक्टेड है और ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अकॉर्डिंगली मिटिगेशन स्टेप्स लेने चाहिए। अगर ये सब कुछ किया जाए तो डेफिनेट है कि जो माइपिया की सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप्स। जो अडोप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप्स का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चिप मेकर्स जितने भी है वर्ल्ड वाइड वो डिज़ाइन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के चिप्स जो कि पावर किए जाते हैं आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के। इनमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी होता है, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी और बाकी के भी वैरायटी ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग ऑटोमोटिव, आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल, बाकी सेक्टर्स में भी इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रिसेंटली हुआ क्या है, निविद्या नाम की जो कंपनी है उसने अनाउंस किया है कि H100 GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसेलरेटर है, जो पैक किया गया है 80 बिलियन ट्रांजिस्टर्स के साथ, ये लॉन्च किया है। एंड अर्लियर इंटेल ने बेसिकली लॉन्च किया था एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप जो कि प्रोवाइड करा था कस्टमर को डीप लर्निंग, ताकि वो कंप्यूट कर सके चॉइसेस फ्रॉम ट्रेनिंग टू इंटरफेयरिंग इन डाटा सेंटर। जो इंक्रीजिंग अडोप्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का वो डाटा सेंटर्स में हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इस मार्केट के अंदर, और जो बिग डाटा है या ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा उसको एनालाइज करना, उसको स्टडी करना, और वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बाई दीज न्यू चिप्स जो ट्रेडिशनल चिप्स से पॉसिबल नहीं है। अब ये चिप्स हैं क्या? ये बेसिकली बिल्ड किए जाते हैं स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में जिनमें इंटीग्रेटेड है आर्टिफिशियल एसेलरेशन, ताकि सपोर्ट कर सके डीप लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस, यानी कि जो डीप लर्निंग वाली एप्लीकेशंस हैं, खुद से एनालाइज करने वाले एप्लीकेशंस है, उनको सपोर्ट कर सके, इसलिए एक एआई एसेलरेशन उसमें डाला जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। डीप लर्निंग का मतलब बेसिकली होता है एक्टिव न्यूरल नेटवर्क, ANN या फिर DNN, जो कि सबसेट है मशीन लर्निंग के। ये ब्रॉडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अम्ब्रेला के अंडर ही आता है। ये कंबाइन करता है सीरीज़ ऑफ कंप्यूटर कमांड को और एल्गोरिथम को, जो कि स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी एंड ब्रेन स्ट्रक्चर को, इनकी ब्रेन स्ट्रक्चर और उनकी एक्टिविटी को एक तरह से स्टिमुलेशन करना यूजिंग एल्गोरिथम एंड कमांड्स। जो DNN है वो ट्रेनिंग फेज में जाता है, लर्निंग ताकि न्यू कैपेबिलिटीज सीख सके फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा। एक ट्रेनिंग फेज़ में जाएगा, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसके ऊपर स्टडी करेगा और न्यू कैपेबिलिटीज़ क्या क्या डेवलप किए जा सकते हैं उनको लर्न करने की कोशिश कर सकता है। इट कैन देन इन्फरेंस, वो स्टडी करने के बाद इन्फर कर पाता है कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जा सकता है डीप लर्निंग ट्रेनिंग में, और प्रेडिक्शंस उसके बेसिस पे वो देता है, जो कि प्रीवियसली हम नहीं कर पाते थे। इट कैन मेक द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग अनॉर्मस डाटा बहुत फास्टर एंड ईजियर, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट का डाटा है उसको बहुत ईजिली ये बेसिकली कलेक्ट भी कर सकता है, एनालाइज भी कर सकता है और इंटरप्रेट भी कर सकता है। जो डिफरेंट टाइप के चिप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर है वो जैसे एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, FPGAs, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPUs, GPUs, जो कि डिज़ाइन करे गए हैं वेरियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर। नेक्स्ट है, आर दे डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल चिप्स? ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल चिप्स। ट्रेडिशनल चिप्स है वो बेसिकली कमांड को और डाटा को मूव करता है बिटवीन टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जो कि बेहद ज़्यादा सही नहीं है एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है और इतने ज़्यादा डाटा को हैंडल करना और
एक हार्डवेयर से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कंप्यूटेशनल नेसेसिटी के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्कलोड है वो हैंडल नहीं कर पाएंगी करंट चिप्स, ट्रेडिशनल चिप्स। सो जो हायर एंड ट्रेडिशनल चिप्स है वो शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशंस को, बट जो नए डेवलप हो रहे हैं उनको, और जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो ज़्यादा डाटा यूज़ करते हैं, उनको नहीं कर पाएंगे। सभी AI चिप्स बेसिकली कंटेन करते हैं एक प्रोसेसर और साथ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइज्ड कोर। डिपेंड करता है उस स्केल के चिप पे, और डिज़ाइन किया जाता है वो इस तरह से कि जो जो भी कंप्यूटेशनल टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इनको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि जो उसके हिट्रोजिनस एंटरप्राइजेस है जितने भी, और वर्कलोड है, लो लेटेंसी है, उन सबको वो बेसिकली इंटीग्रेट कर पाए, और इसी इंटीग्रेशन की वजह से जो इनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो पाती है। अब इन चिप्स का बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, बहुत डाइवर्स यूजेस है। जो भी करंट चिप्स हैं उन सब जगह पे ये यूज़ हो सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किए जा सकते हैं। खुद का एक इनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर करेगा परफॉर्मेंस। जो हाई टेक डाटा सेंटर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इसका अच्छा यूज़ होगा। सो जो करंट से लेके फर्दर स्टेट ऑफ आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है उन सबको बहुत एफिशिएंटली कर पाएगा। कंप्यूटेशनल इमेजिंग, चाहे वो वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ड्रोन्स में हो, रोबोटिक्स में हो, वॉचेज़ हो, कुछ भी हो, उन सब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। चैट बोट्स हो, ऑनलाइन चैनल्स जैसे मैसेंजर, स्लैक और बाकी के यूज़ होते हैं उनके अंदर इसका बेहद ज़्यादा यूज़ हो सकता है। जो कस्टमर्स हो उनको बिजनेस इंसाइट्स में देने में और उनसे कनेक्ट करने में, इंटरफेरेंस प्रोवाइड करने में, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, ट्रेडिंग हो, इंश्योरेंस, बाकी जगह पे भी इसका यूज़ हो सकता है। और जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं उन उस तरह की जो कंपनी है उनके अंदर इसका एक पूरा पोटेंशियल को हार्नेस किया जा सकता है, और जो नया डाटा आ रहा है उसको ऊपर फर्दर स्टडी करके नए इन्फ्रेंस निकाले जा सकते हैं जो कि अभी तक विजिबल या पॉसिबल नहीं थे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बेहद ज़्यादा ब्राइट है। अभी AI कंपनी सेरेब्रास सिस्टम ने एक नया स्टैंडर्ड डेवलप किया जिसमें वो ब्रेन स्केल AI सोल्यूशन को लेके आ रहे हैं। CS2 पावर्ड बाय वेफर स्केल इंजन्स ने एक सिंगल वेफर स्केल चिप के अंदर 2.6 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर्स और 8,50,000 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइज्ड कोर्स को डेवलप किया है जो बेहद सिग्निफिकेंट है। एक सिंगल CS2 एक्सेलरेटर जो कि सपोर्ट कर सकता है अबाउट 120 ट्रिलियन पैरामीटर्स साइनेप्सिस, बेसिकली बहुत ज़्यादा डाटा वो सपोर्ट कर सकता है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग कर पाते हैं, जो न्यूरोमॉर्फिक मतलब न्यूरॉन्स और उनके लेवल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, वो जो ब्रेन की होती है उनको वो सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को हम इंजीनियर कर सकते हैं इनके ज़रिए। और जो इंक्रीज़ है अडोप्शन इन न्यूरोमॉर्फिक चिप्स इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जिससे टेस्ला हुआ एग्जांपल, इससे बेहद ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होगी और इन चिप्स का यूज़ होगा। इनके जो स्टार्टअप्स है सिटीज़ प्लानिंग में, होम प्लानिंग में, इन सब में भी बेहद ज़्यादा इनका योगदान बढ़ता जा रहा है। तो एक ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चिप मार्केट बनता जा रहा है। द बैटरी लाइक डिवाइस दैट कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड, ये नेक्स्ट टॉपिक है। रिसर्चर्स ने एक लो कॉस्ट डिवाइस डेवलप किया है जो सेलेक्टिवली कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब वो चार्ज होता है, और जब वो डिस्चार्ज होता है तो वो CO2 को रिलीज़ कर सकता है इन अ कंट्रोल्ड वे, और उस कंट्रोल्ड वे में जो रिलीज CO2 उसको यूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है या डिस्पोज किया जा सकता है, जैसे भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। डिवाइस बेसिकली क्या है? किसी भी रिचार्जेबल बैटरी की तरह ये एक सुपर कैपेसिटर है जो कि एक कॉइन के साइज़ का है। ये बेसिकली सस्टेनेबल मटेरियल से ही बना है, जैसे कोकोनट का शेल, सी वाटर, इन चीज़ों को मिला के बना है। ये हेल्प करता है कार्बन कैप्चर को और स्टोरेज को बहुत ही चीपर, क्योंकि ओबियसली है कोकोनट सेल एंड सी वाटर तो फ्रीली अवेलेबल है। जो मोस्ट एडवांस कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो उनका ये एक अल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर बेसिकली 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और जब उनको अल्टरनेटिवली चेंज करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वोल्टेज, तो जैसे उनके चार्जिंग टाइम उसके हिसाब से, तो उस वजह से इनकी जो एबिलिटी है कार्बन को कैप्चर करने की वो इम्प्रूव हुई है इस डिवाइस की। बेसिकली मैकेनिज़्म क्या है इसका? अल्टरनेटिंग करंट
स्लोली चेंज किया जाता है बिटवीन प्लेट्स, जिसकी वजह से जो कार्बन कैप्चर करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की पहले के मुकाबले। जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस है इसका सुपर कैपेसिटर का, ये कम एनर्जी यूज़ करता है, और जो डिज़ाइन है इसका वो कैप्चर कर पाता है अराउंड 85 to 95% ऑफ CO2 जो एमिटेड है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस बेसिकली स्टार्ट होता है बाय कैप्चरिंग ऑफ सर्टेन जो CO2 जनरेटेड है, और उसको फिर कंप्रेस करके एक डेंस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पहले कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद उसको कंप्रेस करो, और कंप्रेस करके उसको एक डेंस फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट कर दो। उसको फिर आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी में, या फिर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हो एज अ बाइकार्बोनेट, यानी कि उसका बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करके फर्दर यूज़ कर सकते हो, या कोई और यूज़ है तो उसमें लेके आ सकते हो। अब CCS क्रूशियल क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट है, सबको पता है। IPCC की रिपोर्ट के अंदर आया था कि ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज को, वो बहुत अचीवेबल नहीं लग रहा है। इसके लिए जो ट्रांजिशन है नेट जीरो एमिशन की तरफ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सीमेंट, आयरन, स्टील, केमिकल सेक्टर को जो बेहद ज़्यादा अमाउंट का कार्बन रिलीज़ करते हैं, उनको बेसिकली अपनी प्रोसेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। और ये सबसे डिफ़िकल्ट भी है डीकार्बनाइज करने में, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत हैवी हैं और बहुत डिफ़िकल्ट है इनका जो कार्बन एमिशन है उसको कंट्रोल करना। तो जो ये कार्बन कैप्चर का सिस्टम डेवलप किया गया है बेसिकली, ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटेट करता है ट्रांजिशन को। ये अलाउ करेगा इंडस्ट्रीज़ को सस्टेन कंट्रीब्यूशन की तरफ, और लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव होगी, और हम नेट जीरो की तरफ भी मूव करेंगे। ये बेसिकली लो कार्बन हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करने की तरफ एक अच्छा स्टेप है, जिससे हम लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाएंगे लार्ज स्केल पे। जैसे हम कोल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो जो CCS है वो चीपेस्ट वे है प्रोड्यूस करना लो कार्बन हाइड्रोजन। अब ग्लोबली क्या क्या काम हुआ है CCS के ऊपर? कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग डिवाइस जो है इस पे मेजरली तो ये हर एक कंट्री के जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन INDC डिक्लेयर किए गए थे 2015 पेरिस समिट के बाद, वो उन सब से एब्सेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नेशनल पॉलिसीज़ है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती एज अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। बहुत ही कम फैसिलिटीज़ आज के टाइमिंग पे अवेलेबल। अगर 2020 की बात करें तो लेस देन 26 ऑपरेशनल कैपेसिटी अवेलेबल हैं, जिनमें से जिनकी जो कैपेसिटी है सिर्फ 36 to 40 मिलियन टन कार्बन को ही स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट करने की है, या कैप्चर करने की है। जो इसमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आता है वो आता है कि अब हमने अगर स्टोर कर भी लिया या कैप्चर कर भी लिया, तो उसको स्टोर कहाँ करेंगे और ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है। इंडियन गवर्नमेंट के इस फील्ड में क्या इनिशिएटिव है? एक नेशनल प्रोग्राम ऑन CO2 रिसर्च जो इंडियन के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एस्टेब्लिश किया था, ताकि वो रिसर्च कर सके CO2 स्टोरेज के ऊपर। ACT ने भी बेसिकली एक इनिशिएटिव लिया जिसमें इंडिया ने कॉल किया कि CCS जो रिसर्च है उसके ऊपर और कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स या डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकें। ACT एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है बेसिकली 16 कंट्रीज़ का, जो फैसिलिटेट करता है एमरजेंस ऑफ CCUS यानी कि कार्बन कैप्चरिंग का वाया ट्रांसनेशनल फंडिंग। काफ़ी ज़्यादा कंट्री से फंडिंग आती है इसकी, और प्रोजेक्ट का एम है कि एसेलरेट कर पाए और मेच्योर कर पाए इस तरह की टेक्नोलॉजी को, जो कि इनोवेटिव हो और रिसर्च एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करे। साथ में इंडस्ट्री का भी एक चार्टर आया है सितंबर 2020 में। इसके ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ने, खासकर 6 इंडियन कंपनीज़ ने बेसिकली ये खुद का चार्टर डेवलप किया, इंडस्ट्री चार्टर फॉर नियर ज़ीरो एमिशन बाय 2050, जिस पे उन्होंने एग्री भी किया। इनका मेन मोटिव था कि किस तरह से एक्सप्लोर कर पाएँ डिफरेंट डीकार्बनाइजेशन मेजर्स इंक्लूडिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कंक्लूजन में, कार्बन कैप्चर एक वायबल ऑप्शन है और ग्लोबल लीडर्स को ताकि अचीव कर पाए हम नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050, जो कि IPCC रिपोर्ट के अंदर बहुत बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम प्रोटेक्ट कर पाए राइजिंग टेम्परेचर को 2 डिग्री के ऊपर जाने से।
एक सीरियस नीड है ग्लोबल कोऑपरेशन की और कोऑर्डिनेशन की, ताकि फिजिबल टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हम डेवलप कर पाए, जो कि इम्पोर्टेंट है इक्विटी एंड क्लाइमेट जस्टिस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राम मोहन रॉय के लेगेसी और उनके रेलेवेंस आज भी 250 साल बाद भी। राम मोहन रॉय बेसिकली एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी के। इनका जन्म 1772 में बंगाल में हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और अर्ली लाइफ के बारे में अगर इनका देखें तो एक प्रोस्परस अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ। बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कास्ट प्रैक्टिसेस थे उस टाइमिंग पे। चाइल्ड मैरिज होना, पॉलीगैमी होना, एक से ज़्यादा शादी, डावरी देना बहुत प्रेवलेंट था हर कास्ट के अंदर उस टाइम पे। वो खुद भी, उनकी बचपन में एक से ज़्यादा शादी हो गई थी। एकेडमिकली अगर इनका देखा जाए तो रॉय को बंगाली आती थी, पर्शियन आती थी, अरेबिक, संस्कृत और बाद में इन्होंने इंग्लिश को भी सीख लिया था। इनका जो एक्सपोजर था लिटरेचर और कल्चर की तरफ, बाकी के लैंग्वेज की तरफ, इसकी वजह से इनको जो स्केप्टिज़म था, एक डाउट था रिलीजियस डॉगमास के ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो बढ़ता चला गया इनकी इस नॉलेज की वजह से। इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया वेदा और उपनिषद और रिलीजियस टेक्स्ट, चाहे इस्लाम के हो, क्रिश्चियनिटी के हो, हिंदुज़म के हो, पढ़ने में। जो रिलीजियस बिलीफ थे राम मोहन रॉय के, वो बेसिकली इंट्रीग्ड थे यूनिटेरियन फैक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी की तरफ। उन्होंने वो पढ़ के थोड़ा सा उनका झुकाव था उस तरफ, और वो जो मोनेथिज़म की प्रैक्टिस थे उसकी तरफ बेसिकली उनका और ज़्यादा झुकाव होता गया। उन्होंने काफ़ी मैटर्स के ऊपर लिखा है, चाहे वो थियोलॉजी हो, पॉलिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, और संस्कृत टेक्स्ट को इन्होंने बंगाली में भी कन्वर्ट किया है, ट्रांसलेट किया है। और कभी भी इन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं किया बिटवीन रिलीजियस एंड सेकुलर के बीच में। रॉय जो थे वो अमंग फर्स्ट लिबरल्स काउंट किए जाते हैं। बेशक उनको पता था कि ब्रिटिश को जो कंसोलिडेशन है पावर का वो अर्ली स्टेज में उस टाइमिंग पे, लेकिन उनको सेंस हो गया था कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पूरा पावर कैप्चर करने में। तो वो कॉन्फिडेंट थे जो हमारी हेरिटेज है उसके ऊपर, और किस तरह से वो कल्चर को और ज़्यादा इम्बाइब करके वाइब्रेंसी को मेंटेन रख सकते हैं, और इसीलिए इनको फर्स्ट लिबरल्स के ऊपर कंसिडर किया जाता था। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे रिलीजन के अंदर, पॉलिटिक्स, लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉमर्स, एग्रेरियन एंटरप्राइजेस, कॉन्स्टिट्यूशन और सिविक राइट्स के ऊपर। जो अनजस्ट ट्रीटमेंट था वुमेन का, वो उनको सबसे ज़्यादा दुख देता था, और डिफ़िकल्ट या अपीलिंग सिचुएशन ऑफ भारत के गरीबों की। इसी वजह से इन्होंने एस्टेब्लिश किया आत्मीय सभा 1814 में। इन्होंने आत्मीय सभा बेसिकली शुरू की, जिसका मतलब है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, ताकि वो नर्चर कर सके फिलोसफिकल डिस्कशन, आइडिया ऑफ मोनोथिज्म जो वेदांता में लिखा हुआ है। इनका कैंपेन जो था, मेनली एम जो था, वो था अगेंस्ट आइडोलेट्री, यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ, कास्टिज़म के खिलाफ, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और जो बाकी सोशल इवल्स थे उनके खिलाफ। इसी समाज के, इसी सभा के वजह से बेसिकली स्पेस बना ब्रह्म समाज के लिए, जो 1828 में बनाया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के जिन्हें, जो कि पिता थे रविंद्रनाथ टैगोर के। रीज़न बिहाइंड करंट फूड इन्फ्लेशन, जो वर्ल्ड वाइड है और इंडिया में एक बेहद ज़्यादा रिसर्जेंस है फूड इन्फ्लेशन को लेके। बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ के 0.6% से बढ़ के 8.3% हो गया है ऑन ईयर बेसिस, एक साल के अंदर अंदर या उससे भी कम टाइमिंग में। तो यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इंडेक्स है वो भी ऑल टाइम हिट कर रहा है, ऑल टाइम हाई को जो हिट कर रहा है। अगर पहले के टाइमिंग के जो फूड इन्फ्लेशन देखे तो वो बेसिकली स्ट्रक्चरल फूड इन्फ्लेशन हुआ करती थी, डिमांड लेड इन्फ्लेशन हुआ करती थी, जो कि मेजरली ड्राइव की जाती थी राइजिंग इनकम की वजह से। जो रियल इनकम है वो ऊपर जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या होता है, डिक्लाइनिंग पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ सीरियल्स एंड शुगर। उनका कंजप्शन कम हो जाता है क्योंकि जो रियल इनकम है वो ऊपर की तरफ जा रही है। जो ग्रोइंग डिमांड है फूड की, वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट कर रही थी प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, इनकी डिमांड बढ़ रही थी, जिसकी वजह से बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ रही है। जो डायट्री डाइवर्सिफिकेशन है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ है, ये समझ में आया था।
2004-5 से लेके 2013 12-13 के बीच में जो क्यूमुलेटिव राइज था WPI का, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का, वो 93% था शुगर के लिए, 99% था सीरियल्स के लिए, लेकिन एडिबल ऑयल के लिए सिर्फ 48% था, लगभग 10 साल के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो। अब रीज़न क्या है ये करंट फूड प्राइस इन्फ्लेशन के? अगर अब की बात देखें तो अब की बार जो बेसिकली है, जो करंट फूड इन्फ्लेशन है वो सप्लाई शॉक ड्रिवन है, यानी कि सप्लाई के अंदर शॉक लगना। ये ज़्यादातर कैलोरिक टाइप की है इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ प्रोटीन प्राइस इन्फ्लेशन। की पहले की जो इन्फ्लेशन थी उसमें क्या था कि हमें प्रोटीन डाइट में इंक्रीज़ करना था। उस प्रोटीन को डाइट में इंक्रीज़ करने के लिए हमने बाकी शुगर और बाकी की चीज़ों का कंजप्शन कम किया और प्रोटीन का इंक्रीज़ किया, तो इन्फ्लेशन बढ़ा। अब की बार क्या हो रहा है, हमें कैलोरी चाहिए, एटलीस्ट हमें फूड चाहिए, कैलोरिक वैल्यू का चाहिए, चाहे वो किसी से भी आ रहा हो। तो ये कोई प्रोटीन प्राइस इन्फ्लेशन नहीं है, बल्कि कैलोरिक प्राइस इन्फ्लेशन है। यही कोइन भी किया एक फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ने टर्म। अगस्त 2020 के अंदर देखा जाए तो जो ग्लोबल डिमांड था वो वापस से आने लगा था, बढ़ने लगा था। जो वेजिटेबल ऑयल है, सीरियल है, शुगर है, इनके प्राइसेस बढ़ के 141%, 71%, 50% रेस्पेक्टिवली बढ़ के शुरू हो गए थे। बाकी के जो कोजेज़ थे इन्फ्लेशन के वो थे ऑन गोइंग वॉर जो रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो और ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वीट, कॉर्न, बार्ली और सनफ्लावर का और बाकी के प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर बेहद ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, जिसकी वजह से वेजिटेबल ऑयल का तो बेहद ज़्यादा कमी हुई है और उस कमी की वजह से उसके प्राइसेस बढ़े हैं। इंडोनेशिया ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए, उसके बाद विड्रॉ किए। इस इम्पोज पाम ऑयल के जो एक्सपोर्ट के ऊपर लगभग 1 महीने का इम्पोज किया था एक्सपोर्ट बैन, उसकी वजह से भी प्राइसेस उसके इंक्रीज़ हुए। इसके अलावा अगर हम फूड प्राइस इंडेक्स देखें तो अगस्त से लेके अप्रैल 2022 तक, अगस्त 2020 से अगर 22 तक देखें तो फूड इन्फ्लेशन हो, मीट इन्फ्लेशन हो, डेयरी इन्फ्लेशन हो या आपके वेजिटेबल ऑयल इन्फ्लेशन हो, ये सब कुछ बढ़ा है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब इम्पैक्ट क्या आया इंडिया के ऊपर? जो ट्रांसमिशन था हायर ग्लोबल कैलोरिक इन्फ्लेशन का, वो ज़्यादातर लिमिटेड रहा हमारे में वेजिटेबल फैट्स के ऊपर। 60% जो इन कंट्री है वो एडिबल ऑयल कंजप्शन है वो इंपोर्ट के ज़रिए हम मेट करते हैं। तो यानी कि अगर इंटरनेशनल प्राइस ऊपर बढ़ेंगे तो डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ेंगे, क्योंकि 60% तो बाहर से ही आ रहा है। जो रिटेल एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन है वो 20 to 35% बढ़ गया था 2021 के अंदर, यानी कि जनवरी के टाइमिंग से भी पहले बेसिकली इन्फ्लेशन एडिबल ऑयल का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जो सीरियल्स एंड शुगर है उसके अंदर इन्फ्लेशन रिलेटिवली म्यूटेड रहा है, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है सीरियल्स एंड शुगर के बीच में, शुगर की। और जो रीज़न फॉर नो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन इन सीरियल एंड शुगर है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया एक सरप्लस प्रोड्यूसर है दोनों का ही, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, खासकर शुगर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हमें शुगर के प्राइसेस में कोई खास इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिला है, सीरियल्स में भी नहीं देखने को मिला है, मेजरली बिकॉज सीरियल्स का भी हम काफ़ी अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारा कंजप्शन जो मेनली है वो वीट एंड राइस है, तो उनका इन्फ्लेशन बढ़ा है, बट सीरियल्स का कोई खास इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है। रिसेंटली सीरियल्स का इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुआ है बिकॉज उसके प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट बिकॉज ऑफ अर्ली हार्वेस्टिंग और बाकी की एक्स्ट्रा हीट की इम्पैक्ट की वजह से हुआ है। और जो वीट वगैरह है ये भी इसी वजह से हुआ है क्योंकि क्रॉप यील्ड लॉस हुआ है सडन हीट वेव की वजह से, जो मिड मार्च में होता है, उस वजह से इनका इन्फ्लेशन बढ़ा है कंट्री के अंदर। और इसी का रिज़ल्ट रहा कि जो सडन डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हुआ उसकी वजह से सेंटर ने बैन किया वीट एक्सपोर्ट इंडिया से। इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए उसके बाद से, और जो हायर इन्फ्लेशन है बाकी कंट्रीज़ के लिए भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आया? अगर इंडिया पे इम्पैक्ट देखें तो फूड का इन्फ्लेशन बढ़ा है, ऑयल एंड फैट्स का इन्फ्लेशन बढ़ा है, सीरियल्स का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पल्सेस का ऑलमोस्ट म्यूटेड है, मिल्क का थोड़ा सा बढ़ा है, एग्स का म्यूटेड है। और अगर हम एनुअल कंज्यूमर इन फूड इन्फ्लेशन का डाटा देखें
तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है CPI है जो मेन है वो लगभग हाई पे आ गया है काफ़ी सालों के, लेकिन ऑयल एंड फैट का इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी थोड़ा बैलेंस आउट हुआ है बट फिर से बढ़ने के चांसेस इसके हैं बिकॉज ऑफ वॉर इन रशिया एंड यूक्रेन। अगर हम इसको सम अप करें तो जो फूड इन्फ्लेशन है बेसिकली किस वजह से हो रहा है, वॉर की वजह से, ड्रॉट की वजह से, अनसीजनल रेन और हीट वेव्स की वजह से, जो स्ट्रक्चरल डिमांड पुल फैक्टर को दर्शाता है। और जो इन्फ्लेशन आज के टाइमिंग में वो मेनली डिलीवरी है कैलोरिक वैल्यू का, यानी कि जो हमें फूड के अंदर मिनिमम कैलोरिक वैल्यू चाहिए उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो रहा है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन या विटामिन या मिनरल बेस्ड प्राइस इन्फ्लेशन। इसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है बिकॉज द इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इसका, राइजिंग एफ्लुएंस। और इसकी वजह से जो हायर प्राइसेस होगा इसकी वजह से इंड्यूस होगा सप्लाई रिस्पॉन्स फ्रॉम फार्मर, और जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मॉनसून के ऊपर।